हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी को देखते आ रहे हैं, जो है गोधूली भाग 2 किताब का नाम है। और इसमें हम चैप्टर 6 तक देख लिए थे, जो था बहादुर। और इसके बाद होता है चैप्टर 7, जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। नहीं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के लेखक हैं। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इस वीडियो में हम इसके सारे प्रश्न उत्तर को दिखाएंगे। और यदि आपने इससे पहले वाले 6 चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 6 चैप्टर का लिंक यानी 6ठा चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और बाकी सभी चैप्टर प्लेलिस्ट में सेव किया गया है। और इसका पीडीएफ यानी सभी क्लास का पीडीएफ आपको फ्री दिया जा रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। ठीक, तो आप ले लीजिएगा उस पीडीएफ को, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में क्या देखें, क्लास 10 हिंदी चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन, डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके लेखक है। और ये एक निबंध है, आप याद रख सकते हैं। और इसमें देखेंगे सभी प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। और आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। जो चलिए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, वहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। इसको देखते हैं, ये करा ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। यदि आप हमसे पूछेंगे कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वही है। कौन सा है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है। यहाँ देखेंगे, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, साहित्य में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यानी वो उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। कौन, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी इतिहास रचना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, और नहीं, सभी पर ध्यान रखते। इसमें सीधा लिखेगा कि जो लोग, सीधा समझिए, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना, यानी जो लोग कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं इस साहित्य में। साहित्य मतलब साहित्य की दुनिया, एक होती है पढ़ाई की दुनिया, बहुत होता है दुनिया, इतिहास की दुनिया, बहुत सी दुनिया होती है, भूगोल, सभी दुनिया होती है। और इसी में साहित्य की दुनिया में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्यों, यहाँ पूछता है क्यों, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। साहित्य की अगर हम परंपरा करेंगे तो उससे प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होगा। इससे साहित्य की धारा को मोड़कर एक नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अब पहला प्रश्न समझ गए। पहला प्रश्न का उत्तर यही होगा कि एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। इससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, समझ के पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि परंपरा के क्या है, परंपरा के मूल्यांकन में रुक जाइए। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के बल के आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण, यानी परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के बल के आधार पर विवेक को लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि लिखेंगे कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे। यानी सबसे पहले हम उसका मूल्य निर्धारित करेंगे जो शोषण ब्लॉक के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। यानी जो शोषण, यानी जो शोषित हो रहे हैं, यानी जो शोषण कर रहा है दूसरे को, जो दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, उनके विरुद्ध जो जनता है उनके हितों में प्रतिबिंबित करते हैं। इसके साथ साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देंगे जिसकी रचना का अधिकार जिनकी रचना का आधार शोषित जनता, यानी हम उस पर ध्यान देंगे जो रचना करते हैं और उनके रचना का अधिकार कौन है, शोषित जनता है। यानी जो जनता शोषित हो रहे हैं वो है इनका आधार। ठीक, ये दूसरा प्रश्न था, समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझें तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में चलेगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि तीसरा प्रश्न है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। ताकि साहित्य का कौन सा पक्ष है, यानी साहित्य का कौन सा पक्ष है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। इस संबंध में लेखक क्या स्पष्ट करते हैं। ताकि साहित्य का कौन सा वो पक्ष है जो अधिक स्थायी होता है, किसकी अपेक्षा, साहित्य की अपेक्षा। इस संबंध में लेखक क्या बताते हैं। इसके आंसर लिखेंगे कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। साहित्य जो है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। मनुष्य को देखते हैं वो आर्थिक यानी पैसा के मामले में भी जीवन को बिताता है और उसके अलावा भी जो मानव होता है वह प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। किस रूप में, प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम संभावनाएं प्रतिफलित होती हैं।
जो पलौनी मात्र से नहीं जोलती है। मानव की बहुत सी ऐसे जो भावना होती है वो मतलब दिखाई पड़ती है जो उसको मानव से नहीं जोलती है, जो पलौनी मात्र से नहीं जोलती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। जो साहित्य है वो विचारधारा यानी विचार करने ही मात्र नहीं है, वो कुछ और भी है। ठीक, साहित्य जो है वो सिर्फ विचार करने के योग्य नहीं है। ठीक, उसमें मनुष्य का इंद्रियों का बोध, उसकी भावनाएं भी व्यतीत होती है, व्यतीत होती है, व्यतीत नहीं व्यतीत होती है। साहित्य का यह प्रश्न अपेक्षाकृत अस्थायी, यह पक्ष जो यहाँ पर पक्ष दिए, यहाँ पर जो ये सब पक्ष दिए, ये पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। ठीक, ये जो पक्ष दिए ये पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। ठीक, समझ गए। और यही इसका आंसर होगा। यहाँ पूछता था कि कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा, और लेखक की ला स्पष्ट करें। हम लेखक की ला स्पष्ट कर दिए। ठीक, और समझ गए ये प्रश्न क्या कहता था, आप समझ गए होंगे और हमेशा आशा है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य के विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। कहता है कि जो साहित्य है उसके विकास की प्रक्रिया वो कैसे कैसे विकास करता है, उसकी प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जिस तरह समाज में संपन्न होती है, यानी दूसरी तरह संपन्न होती है। ठीक, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार घेर देते हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि साहित्य के विकास क्रम की तरह नहीं होती, यानी साहित्य का विकास जो होता है समाज के विकास की तरह नहीं होता। सामाजिक विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता से तुलना किया जाता है। यानी अगर साहित्य का विकास क्रम तो उसमें समाजवादी विकास और पूंजीवादी विकास की तुलना की जाती है। ठीक, और साथ में इसके भी साथ में समाजवादी सभ्यता की भी तुलना की जाती है और एक दूसरे से श्रेष्ठ कहा जाता है, और इन सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ कहते हैं अपने आप को। ठीक, समझ गए। एक दूसरे से ये सभी श्रेष्ठ कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है। कभी कहते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो सामंती समाज के कवि है वो पूंजीवादी समाज के कवि से ज़्यादा श्रेष्ठ, ऐसा हो नहीं सकता, यानी ऐसा आवश्यक नहीं है। कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचना का मनन करते हैं लेकिन अनुकरण नहीं करते। जो सभी कवि होते हैं वो अपने पूर्ववर्ती यानी जो पहले वाले कवि हैं उनकी रचना वो जो रचना करके गए उन सभी का मनन करते, यानी उनको देखते लेकिन उनका पालन नहीं करते, स्वयं नई परंपरा को जन्म देते। वो सभी अपने आप को नई परंपरा नया विकास करते। अतः साहित्य और समाजवादी यहाँ लिखा गया, अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं है। यहाँ पर देखें कि ये दोनों एक समान नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक, और इसका PDF आप जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टिवाद द्वारा प्रमाणित करता है। जो लेखक होते हैं, लेखक चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किस दृष्टियों द्वारा प्रमाणित करते हैं। ठीक, इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया। इसका आंसर इसका आंसर देखेंगे कि लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उसके द्वारा चेतना को निर्धारित होना और बात है। परिस्थिति तथा मनुष्य दोनों का संबंध कैसा है, द्वंद्वात्मक। ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न है कि परिस्थिति और मानव का संबंध कैसा है, द्वंद्वात्मक है। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं अगला कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे। कौन कौन गुलाम थे, अमेरिका और एथेंस ये दोनों गुलाम थे, लेकिन इसके आगे समझिए, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ। जो एथेंस में सभ्यता था उससे यूरोप प्रभावित हो गया, यानी उससे हुआ मतलब उसका पालन करने से समझिए। और गुलामों के अमेरिकी मालिक ने मानव सभ्यता को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर सामंती दुनिया के महान कवियों के दो ही केंद्र हैं, यानी समाजवाद तो पूरा नहीं, सामंती व्यवस्था पूरा दुनिया में कायम रहा, लेकिन सामंती दुनिया में ही महान कवि सिर्फ दो ही केंद्र थे। कौन कौन, भारत और ईरान, इसी में थे सामंती कवि थे। ठीक, इन दृष्टिवर्ष के माध्यम से कहा गया है कि सामाजिक परिस्थिति के कला का विकास संभव होता है। साथ यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। ठीक, अब इसका आंसर यही तक होगा। आप इसका PDF लेकर इसे पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको यह वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब देखते हैं 98
चलिए अब देखते हैं 96 प्रश्न। 96 प्रश्न क्या कहता है? 96 प्रश्न कहता है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करते हैं। यानी साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका है, उसे लेखक मानते हैं, लेकिन लेखक इनसे खतरों का भी, लेखक कहते हैं इनसे खतरा भी है। वो खतरा कौन कौन सा उसे देखते हैं। लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका का निर्णायक होता है। यानी जो प्रतिभाशाली मनुष्य है उनकी भूमिका इनमें निर्णायक है, यानी वो इस काम को कर, उनकी भूमिका इसमें अहम है। लेखक लेखक सावधान किए, या नहीं होगा, लेखक सावधान किया है कि मनुष्य जो करता है सब अच्छा रहती है। आप देखें कि मनुष्य बहुत ऐसा काम किया जो अच्छा नहीं है, यह ऐसा आवश्यक नहीं है। उनके रचनाओं में दोष नहीं होते, ये बात संभव ही नहीं है। उनकी रचनाओं में दोष होते हैं जो प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न 96 प्रश्न। और ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन यदि आप इसे ठीक ढंग से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक, और 57वां प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे। ताकि जो राजनीतिक मूल्य है उससे ज़्यादा स्थायी है। कौन सा मूल्य ज़्यादा स्थायी है? साहित्य का मूल्य। कौन सा मूल्य? साहित्य का मूल्य ज़्यादा स्थायी है। ठीक, अब देखते हैं इसका आंसर लिखेंगे कि इसी बात की पुष्टि करने, यानी यह बात जो कहें साहित्य मूल्य से साहित्य नहीं, राजनीतिक मूल्य से साहित्य मूल्य अधिक स्थायी, इस बात की पुष्टि करने के लिए अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि बल्जीर पर रचित उस कविता के चर्चा करते हैं। कौन? लेखक, यानी टेनिसन द्वारा लैटिन भाषा में एक कविता लिखा गया था, बल्जीर पर लिखा गया था, और उसकी चर्चा करते लेखक कहते हैं कि लोमन साम्राज्य का लोमन जो साम्राज्य था उसका वैभव समाप्त हो गया, पर बल्जीर के कब सागर की ध्वनि आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद कर देता है। जब ब्रिटिश सरकार का पतन के बाद भी विश्व संस्कृति के आकाश में पूर्व की भांति जगमगाते नजर आएगा। इस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाएगा। आप देखें कि किस प्रकार राजनीतिक मूल्य कालांतर में नष्ट हो जाएगा, आगे जाकर नष्ट हो जाएगा। ठीक, और इसी बात की पुष्टि करने के लेखक ने जो कौन से कवि थे? अंग्रेजी कवि थे। कौन? टेनिसन। इनके द्वारा एक लैटिन भाषा में कविता लिखा गया था। किस पर लिखा गया था? बल्जीर पर कविता लिखा गया था। इसकी वर्णन करते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा करें। ठीक, अब और यही इसका आंसर था, और आप इसका PDF लेकर आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं 58वां प्रश्न है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करते हैं और उनका क्या महत्व बताता है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करते हैं और उनका क्या महत्व बताते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि साहित्य के विकास में जातीय की भूमिका विशेष होती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम होता है। मानव का समाज बदलता है लेकिन वह अपनी पुरानी सभ्यता को क्या रखता है? कायम रखता है। ठीक, जो तत्व मानव समुदाय का एक जाति के रूप में संगठित करता है उनमें इतिहास एवं सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता कायम रखता है। जो महत्वपूर्ण है, जातीय अस्मिता साहित्य परंपरा के ज्ञान का भाग है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम कोई प्रश्न ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ के निकाल जाते हैं, और इसका कारण है कि यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। इसलिए ये देखिए, यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन आप इसका PDF लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ देते। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न कहता है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता आ जाते हैं। और जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप, इन दोनों का अंतर करते हुए लेखक ने दोनों में क्या समानता, इनका अंतर किया और कुछ समानता है बताया। इसका आंसर कि लेखक ने जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता के वर्णन करते हैं। इन दोनों में अंतर भी किए हैं, ये दोनों जो है इसमें अंतर भी किए हैं। जातीय अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता में अंतर भी किए हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे समानता भी बताए। वो समानता क्या है? लिखेंगे कि जिस समय राष्ट्र के सभी तत्व पर मुसीबत आती है, जिस समय राष्ट्र यानी देश के सभी तत्व पर मुसीबत आती है, तब राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम का समर्थ प्रेरक बन जाती है। ठीक, तब उस समय स्वाधीनता संग्राम की प्रेरक शक्ति बन जाती है। यानी उस समय सभी लोग जो थे वो एक हो जाते हैं, सभी समाज एक बन जाता है। उस समय कोई जाति भेदभाव नहीं देखा जाता है। और इसका साफ उदाहरण है जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तब यही उदाहरण देखने को मिला था। ठीक, यही सिंपल उदाहरण देखने के लिए मिला था। ठीक, हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण, और इसका आंसर यहीं पर लिख दिया। आप इसका PDF लेकर आप इसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा। ठीक, चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं करता। यानी बहुजातीय, यानी बहुत जातीय की दृष्टि से
कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत का मुकाबला कर सके। इसका समझिए कि संसार का कोई भी देश संसार का वो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत में अगर इतिहास को ध्यान में रखा जाए तो वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? यह राष्ट्रीय एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुआ। भारत में जो राष्ट्रीयता बना है, जो जाति बना है, वह एक जाति दूसरे जाति पर शासन नहीं किया, प्रभुत्व कायम नहीं की है, प्रभुत्व कायम करके नहीं बनी। लेकिन जो दूसरे देश में जाति बनी वो एक जाति दूसरे जाति पर शोषण करके वो जाति स्थापित की है। ठीक, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वह संस्कृति और इतिहास की देन, वह किसकी देन है? संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। ठीक है, समझ गए? अभी देखते हैं 11वां प्रश्न है कि 11वां प्रश्न भी उसी मतलब जो 10वां प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर है कि भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की। जब भारत की बहुजातीय, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन कहाँ से निकला ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर देखिए अभी जहाँ पर अभी ये घेरे है, यहाँ पर क्या लिखा है? वह राष्ट्रीय और इतिहास की देन है। कौन सी? ये बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन है। अब ये क्यों देन यहाँ पर बना दिया कि भारत की बहुजातीय संस्कृति और इतिहास की देन है? इसके बारे में पीछे लिखे थे, लेकिन ये कैसे ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कि भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि कौन? इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। व्यास महाभारत के लेखक है और वाल्मीकि रामायण के लेखक है। ये इनके जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है इनके निर्मूलन में। महाभारत रामायण भारतीय समाज की एकता स्थापित करती है। ये जो जैसे ग्रंथ है ये सभी भारतीय साहित्य की एकता को स्थापित करती है। भारत में विभिन्न जाति का मिला जुला इतिहास रहा है। साथ ही इतिहास बताता है कि कभी एक जाति दूसरे पर प्रभुत्व नहीं के इतिहास बताता है कि कभी एक जाति दूसरे जाति पर प्रभुत्व अपना कायम नहीं, शासन नहीं किया। यहाँ की संस्कृति ने एकता का पाठ पढ़ाया है। यही भावनाशीलता के जल को मजबूत किया। ठीक, अब समझ गया ना 11वें प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता, इस प्रश्न में लिखा है। ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। जैसा कि हम बता दें कि जो 5 नंबर वाला प्रश्न उसको हम एक अलग ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसमें हम दो नंबर प्रश्न की दृष्टि से देख लेते हैं। यह कहता है कि हमारे जो राष्ट्र है उसकी आवश्यकता है समाजवाद की, लेकिन हमारे देश कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अर्थव्यवस्था में पढ़ाएंगे। और कहता है कि हमारे देश की समाजवाद की आवश्यकता है। इसके कहता है ये इसके बारे में लेखक क्या बोलते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेखक कहते हैं कि अगर देश के साधनों का अच्छा उपयोग करें, सबसे अच्छा उपयोग करें, तो समाजवादी व्यवस्था में ही ऐसा हो सकता है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर अनेक छोटे राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होते हैं। जहाँ जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, अगर वहाँ पर समाजवादी व्यवस्था लगा दिया गया तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उनकी प्रगति रफ्तार से और उनकी जो विकास थी वो रफ्तार से होने लगी। ठीक, और इसी कारण लेखक बोलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूरा विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है, अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ठीक, ये समझ गए। ऐसे तो ये 5 नंबर प्रश्न है और इसके बारे में हम बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखते हैं 13वां प्रश्न है निबंध का समापन करते हुए। शायद ये लास्ट प्रश्न है, नहीं 15वां प्रश्न। ठीक, कहता है कि निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखते हैं और उसे साकार करने के लिए परंपरा की क्या भूमिका। जब लेखक परंपरा का मूल्यांकन है, इसको जब इस जो ये अथी है ये क्या कहते हैं, हाँ ये निबंध है, इसको जब समाप्त करते हैं यानी ये चैप्टर को अंत करते हैं तो इसके लास्ट में लेखक एक सपना देखते हैं और वो सपना पूरा करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, परंपरा जो है इसकी क्या भूमिका हो सकती है सपनों को पूरा करने में। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि लेखक भारत में अधिक लोगों को साक्षर होने का स्वप्न देखते हैं। लेखक सोचते हैं कि भारत में बहुत लोग साक्षर होंगे, नहीं बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे जिससे वे भी साहित्य पढ़ेंगे। देखिए जब बहुत लोग साक्षर होने, बहुत लोग ज्ञानवान होने तो वे बहुत से साहित्य को पढ़ेंगे। साहित्य मतलब ग्रंथ होता है और उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। तब रामायण महाभारत के अनेक नए पाठक होंगे। तब रामायण महाभारत जैसे अनेकों ग्रंथ के नए नए पाठक निकलेंगे, नए पढ़ने वाले निकलेंगे। भारत की सीमा में लोग नहीं बंधेंगे, यानी भाषा की सीमा में नहीं कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, इसमें लोग नहीं बढ़ेंगे, बल्कि एक भाषी की रचना को अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे। सभी भाषा को अभिरुचि लेकर पढ़ेंगे। ठीक, साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर देश की संपत्ति बनेगी। साहित्य जो है वो सीमाएं लांघ कर देश की संपत्ति बनेगी। यानी जो यह साहित्य है, अभी तो यह साहित्य देश की संपत्ति नहीं बनी है, लेकिन जब ऐसा होगा, जब अधिक लोग साक्षर होंगे तो ऐसा हो जाएगा, देश की संपत्ति बनेगी। साहित्य की परंपरा के योगदान में एशिया भाषा के साहित्य के से गहरा परिचय होगा। ठीक, यह प्रश्न
भी पोस्ट नंबर वाला प्रश्न शायद हमें जैसा लगता है, अगर नहीं होगा तो आप इसका PDF लेकर जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर तो हम आपको समझा दिए हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसा कि हम बताते हैं कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नंबर वाला प्रश्न, ज्योतिष परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, उसको जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन सभी प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न कहता है कि साहित्य सापेक्ष, यहाँ 2 बार लिखा गया सापेक्ष, लेकिन साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाण करने के लिए लेखक कौन से तर्क और प्रमुख। यहाँ पर ये एक दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर इसको देखिए, इस लाइन को देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य जो होता है वो सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। और ये जो हम बॉक्स में बोले, ये लाइन को लेखक प्रमाणित करते हैं और ये प्रमाणित करने के लेखक क्या क्या प्रमाण देते हैं उनको हमें बताना है। यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लेखक के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करती है। यहाँ क्या है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, मनुष्य और पारिस्थिति में द्वंद्वात्मक संबंध है। इसे हम पीछे बताए थे, इसलिए साहित्य सापेक्ष रूप में द्वंद्वात्मक संबंध है, इसलिए साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन है। साहित्य जो है वो द्वंद्वात्मक संबंध है और साथ में स्वाधीन भी है। इसको प्रमाणित करने के लिए लेखक अमेरिकी और एथेंस का उदाहरण देते हैं। लेखक किसका उदाहरण देते हैं? अमेरिकी और एथेंस का उदाहरण देते हैं। साहित्य का निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित है। देखिए, साहित्य जो है, साहित्य में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका हो रही है, लेकिन तब पर भी साहित्य वहीं तक सीमित है, साहित्य बढ़ नहीं रहा, अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। यहाँ पर देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। यहाँ लिखा है साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। ठीक, समझ गए? अब देखिए सबसे लास्ट प्रश्न क्या है? सबसे लास्ट प्रश्न है व्याख्या करना। जैसा कि मतलब कि व्याख्या करने वाला प्रश्न पोस्ट नंबर का होता है और इस प्रश्न को हम भी इस प्रश्न को सबसे मतलब अस्थिर से लेकर सबसे आसान भाषा में देखते हैं। ठीक, इसमें एक ही व्याख्या करने वाला इसके बाद नहीं है। ठीक, विभाजित पंजाब की तुलना, विभाजित जो बंगाल है उससे विभाजित पंजाब की तुलना करता है और हमें पता चल जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम है और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या है और जहाँ ज़्यादा है जहाँ कम है, यानी जहाँ न्यून कहीं कम है कहीं अधिक है और इससे सामाजिक परिणाम क्या, यानी इसका परिणाम क्या होता है। इसके आंसर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के इसका पता बताएंगे। भाग 2 के परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध से, यहाँ आप निबंध लिखे तो अच्छा होगा, जिनके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इन पंक्ति का संदर्भ इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है। लेखक का कहना है कि इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता का ज्ञान महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित हो गया 1905 में, किंतु पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोग तब तक साहित्य परंपरा कायम रखेंगे, यानी जब तक इन दोनों यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोग साहित्य परंपरा एक रखेंगे तब तक बंगाल क्या रहेगा, वह विभाजित, यानी बंगाल विभाजित नहीं होगा। विभाजित बंगाल की तुलना विभाजित पंजाब से करने से हमें ज्ञात होता है कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और कहाँ न्यूनाधिक है। इसका सामाजिक परिणाम क्या है? अभी इसके लास्ट में लिख देंगे कि पंक्ति का मूल आशय है कि इतिहास और संस्कृति किसी की जाति से संगठित तथा प्रगतिशील बनाने में सहायक होती है। सांस्कृतिक परंपरा से जुड़कर ही अस्मिता की रक्षा की जाती है। ठीक, अब वहीं पर हमारा जो 15वां प्रश्न था वो 15वें प्रश्न को देख लिए और हमें आशा है कि आप 15वें प्रश्न को समझ गए होंगे, क्योंकि हम आसान भाषा में बताएं और हमें ऐसा ही आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रश्न समझ में चला आया होगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।